हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना एनएम का टेस्ट चल रहा था, उसका टेस्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो इस टेस्ट में कुल जो 50 क्वेश्चन होंगे और इस टेस्ट को देखने का तरीका वही है कि पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए मेरे बताने से पहले और उसका आंसर लगाइए। अगर आप देखिए कि आपका आंसर और मेरा बताया हुआ आंसर सही है या आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो टाइम काफ़ी हो गया, अब तो बहुत जल्द ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट आने वाली है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल लास्ट वीक तक हो जाए। तो अब आप लोगों को बिल्कुल वो कोताही नहीं बरतनी है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है और जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और एक बात आप लोगों से कहना है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना लाइक ज़्यादा करते हैं। और अपना फीडबैक आप देते रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है। इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखते रहिए कि जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एंटीवायरल दवा कौन सी है इसके बारे में आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एसीक्लोविर जो है ये एक एंटीवायरल दवा है। ये एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग जो है विशेष रूप से वायरल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी संवेदनाहारी एजेंट हैं। तो इसमें जो तीन जो हैं संवेदनाहारी एजेंट हैं और बाकी एक जो है जो संवेदनाहारी एजेंट नहीं है, तो उसके बारे में पूछा गया कि वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जो डाई इथाइल ईथर जो है ये एक संवेदनाहारी एजेंट नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों जो है संवेदनाहारी एजेंट हैं। तो डाई इथाइल ईथर जो है ये एक वाष्पशील गैस है, ये एक कोई संवेदनाहारी एजेंट नहीं है। तो बाकी जो ए बी और सी हैं ये जो तीनों हैं ये संवेदनाहारी एजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संवेदनाहारी एजेंट वो होते हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी जगह या किसी घाव को सुन्न करते हैं, उनको जिससे उसकी संवेदना जो है खत्म हो जाती है उस स्थान की, उन सभी को जो कहा जाता है संवेदनाहारी एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मुख है, मुख से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य में मुख में जो है जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें लार ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। यहाँ से जो लार स्रावित होती है और लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टार्च में परिवर्तित करता है और जो स्टार्च या शर्करा में परिवर्तित करता है। तो जो भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है ये मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य डैश है। तो जो सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जो प्राथमिक कार्य है, ये जो कार्य है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका दीवार का संश्लेषण रोकना जो है पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य है। और पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी ये 1928 में पेनिसिलिन की खोज हुई थी। और जो पेनिसिलिन की जो खोज की थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है, जो हमारी पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है ये एक कवक से प्राप्त होता है और उस जो कवक का नाम जो है पेनिसिलिनियम नोटेटम जो है उस कवक का नाम है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। तो जो 4 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो मधुमेह नियंत्रित किया जाता है, जब इंसुलिन की सुई लगाई जाती है तो उससे मधुमेह नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, इंसुलिन की सुई से जो मधुमेह को नियंत्रित किया जाता है। और जो इंसुलिन जो स्रावित होता है ये अग्नाशय पेंक्रियाज से स्रावित होता है। और ये जो पेंक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे इंसुलिन निकलता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। और जब इंसुलिन का इंसुलिन का जो सिक्रीशन है जब कम हो जाता है तो जो डायबिटीज़ होती है। और जब इंसुलिन का जो स्रावण ज़्यादा होने लगता है, जब ये ज़्यादा होने लगता है तब ज़्यादा होने की कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, जो ज़्यादा होने की कंडीशन को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जो एड्स है, एड्स वायरस जो है ये जो है SSRNA जो है ये करेक्ट सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो SSRNA है इसका जो फुल फॉर्म होता है जो एस का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है इसका फुल फॉर्म है। आप लोग ये RNA का फुल फॉर्म बताइए, बाकी तो हमने ये SS का तो बता ही दिया है कि SS का जो क्या मतलब होता है। सिंगल स्टैंडर्ड जो है SS का मतलब आप लोग ये RNA का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराटिक एजेंट है। तो कीमोथेराटिक एजेंट कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सिस्पेल्टिन जो है ये कीमोथेराटिक जो एजेंट है। और जो कीमोथेराटिक एजेंट वो होते हैं जिनका उपचार जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, कि कैंसर के इलाज के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता है तो इनको जो है कीमोथेराटिक एजेंट कहा जाता है। तो ये जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, एक नई औषधि की अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किस प्रावस्था किस फेज में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो फेज थर्ड है इसमें जो है इसकी अधिकतम सहनीय मात्रा का आकलन किया जाता है। और अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में एक फोटो से देखते हैं कि कौन कौन से इसके फेज हैं। और जो फेज होते हैं कुल जो फेज 4 होते हैं, तो हर फेज के बारे में देखते हैं किस फेज में क्या होता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये हैं वो सारे फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड, इनके बारे में देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। और ये जो लास्ट फेज़ जो फोर्थ है वो है। तो किसी भी ड्रग्स को, किसी भी दवा को बनाने के लिए सबसे पहले जो डिस्कवरी की जाती है कि कौन सी मेडिसिन बनाई जाएगी इस बीमारी के लिए, तो पहले सबसे पहले डिस्कवरी की जाती है। उसके बाद जब डिस्कवरी हो जाती है तो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। बहुत कम मात्रा में जो ड्रग्स बनाई जाती है उनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है लोगों पे। तो इस जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके जो फेज़ हैं, फेज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है। और उसके बाद जब ये क्लिनिकल ट्रायल जो सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद एफडीआई जो है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके द्वारा जो इसको अप्रूवल मिल जाता है, ये रिव्यू करता है फिर अप्रूवल दे देता है। और उसके बाद जो मेडिसिन है इसकी जो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो जब मेडिसिन बन जाती है तो उसका जो फर्स्ट फेज़ में जो ट्रायल किया जाता है करीब 20 से 100 लोगों पे इसका ट्रायल किया जाता है। और जब ये सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है, सेकंड फेज़ में करीब 100 से 500 लोगों पे इसका जो ट्रायल किया जाता है। और जब ये भी सक्सेस हो जाता है तो इसके बाद जो इसके लार्ज स्केल पे ट्रायल किया जाता है ये करीब 1000 से 5000 लोगों पर जो ट्रायल किया जाता है। और जब ये यहाँ से सक्सेस हो जाता है तो इसके बाद जो एफडीआई के द्वारा इसको रिव्यू करके इसको अप्रूवल दे दिया जाता है और फर्दर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दी जाती है। और उसके बाद जो फोर्थ फेज़ जो होता है रिसर्च और मॉनिटरिंग की जाती है। और जो रिव्यू आते हैं, जो अगर जब ड्रग्स मार्केट में पहुंच जाती है तब अगर उस पर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो उसको फोर्थ फेज़ में रिव्यू किया जाता है। तो ये है सारे फेज़ जो एक किसी मेडिसिन को बनाने के जो ये सारे फेज़ हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, टीकाकरण की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की आयु पर निम्नलिखित में से कौन सा टीका जो है एप्लीकेबल है। तो जो टीका एप्लीकेबल है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है डीपीटी और विटामिन ए का जो टीका है ये जो 5 वर्ष की आयु के लिए एप्लीकेबल है टीकाकरण की गाइडलाइन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये डीपीटी का फुल फॉर्म बताइए, इतनी तो आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग डीपीटी का फुल फॉर्म लिखेंगे, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो सबसे गंभीर जो दुष्प्रभाव है या इसका जो साइड इफेक्ट है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ऑटोटॉक्सिटी जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है ये सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है। इसमें जो है कान में जो संक्रमण होने लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो ऑटोटॉक्सिटी है इसमें जो कान में संक्रमण होने लगता है। तो ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, औषधियों का कौन सा समूह बच्चों में असंयत मूत्रता के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो उपचार में प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में असंयत मूत्रता के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द्विध्रुवी भावनात्मक विकार बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवा कौन सी है। तो इसकी जो दवा है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम जो है ये इसकी दवा है। और ये यहाँ पे जो ये धा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो हो जाएगा। लिथियम जो है इसके लिए दवा दी जाती है। और जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें जो व्यक्ति को है पल भर में गुस्सा और पल भर में वो नॉर्मल हो जाता है। इसमें व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है और वो पल भर में ख़त्म भी हो जाता है। तो ये इसका प्रमुख लक्षण होता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। तो इसके लिए जो मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है ये एक जो जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो जो इस 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है ये एक प्रकार की मानसिक विकार है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है। तो जो तपेदिक होता है, तपेदिक को जो कहा जाता है टीबी जो है तपेदिक को कहा जाता है। तो इसके लिए दूसरी पंक्ति की जो दवा है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो एमिकोसिस है, एमिकोसिस जो है दूसरी पंक्ति की दवा है। और ये दूसरी पंक्ति की दवा का मतलब ये होता है जब प्रथम पंक्ति की जो फर्स्ट पहले नंबर पर जो मेडिसिन दी जाती है जब उनका असर नहीं होता है तो इसके लिए जो सेकेंड टाइप की डोज दी जाती है। तो उस टाइप की दवा है ये एमिकोसिस, उस प्रकार की दवा है। बाकी जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो हैं ये सारी जो हैं ये प्रथम पंक्ति की दवाइयाँ हैं। और टीबी जो है, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और इसके बैक्टीरिया का जो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी के बैक्टीरिया का नाम है। और जो हर साल जो वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है, ये टीबी डे जो मनाया जाता है 24 मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में अपेक्षित मुख्य क्रिया क्या है? तो इसमें जो मुख्य क्रिया है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइएप्रिनेफ्रिन जो रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 14 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें जो शामिल होता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का जो गौण मिश्रण होता है ये इन गोलियों में होता है। और जो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में चलाया गया था ये सबसे पहले चलाया गया था 1952 में, जो है सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो जो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो थैमोसिस है, थैमोसिस हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। और जो हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोन को जो कहा जाता है थायरॉक्सिन या ट्राइथायरॉक्सिन जो है हार्मोन जो है जो स्रावित होते हैं उनको थायरॉक्सिन ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इन हार्मोन को जो कहा जाता है थायरॉक्सिन या ट्राइथायरॉक्सिन हार्मोन्स कहा जाता है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होती है? तो जो डायबिटीज होती है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उस कंडीशन में जो डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज, ये जो बॉडी में जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ये जो डायबिटीज को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन की जो कम मात्रा स्रावित होती है जब इंसुलिन की कम मात्रा स्रावित होती है तो जो डायबिटीज़ होने के चांस अधिक रहते हैं। और जब इंसुलिन अधिक स्रावित होने लगता है तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया जो कहा जाता है, जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। और जो इंसुलिन को जो सिक्रीट करता है ये हमारी जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो जो मनुष्य के शरीर में जो पेंक्रियाज जो है ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अग्नाशय है, अग्नाशय को इंग्लिश में पेंक्रियाज कहा जाता है, तो ये जो है मनुष्य के शरीर में जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। और ये जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के द्वारा ही जो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, ये भी जो है पेंक्रियाज के द्वारा निकलता है। और ये जो जूस निकलता है ये जो एक प्रकार का क्षारीय जो विलेन होता है और इसका जो पीएच मान होता है, जो इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8 पीएच इसकी वैल्यू होती है। और जो पीएच स्केल होती है ये दो तरीके से डिवाइड होती है। बीच में जो होता है ये जो इसमें जो जीरो से 14 तक इसके कॉलम होते हैं और जो बीच में होता है 7 होता है। बीच में जो 7 होता है ये जो होता है न्यूट्रल होता है। और जब 7 से कम में आते हैं तो ये तो एसिटिक नेचर होता है। जब 7 से ऊपर जाते हैं तो ये बेसिक नेचर होता है, मतलब क्षारीय नेचर होता है। और जो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो पीएच का फुल फॉर्म होता है। और जो पीएच स्केल की जो खोज की थी ये इन जो साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, इन साइंटिस्ट का जो नाम था जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। तो जो इसकी वैल्यू होती है 7.5 से 8 पीएच तक वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथ मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है। तो जो कोलेस्ट्रम जो प्रदान करता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ये जो माता का दूध होता है इसमें कोलेस्ट्रम होता है, ये जो बच्चे में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो माँ का दूध जो है नवजात शिशु के लिए जो उच्चतम आहार माना गया है। और माँ के दूध के बाद जो उच्चतम आहार जो माना गया है तो गाय का दूध होता है, उसको उच्चतम आहार माँ के दूध के बाद माना गया है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो सोमैटोटॉसिस जो है हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। इस हार्मोन को जो स्रावित करता है जो पेंक्रियाज है वो इसको स्रावित करता है। और जो पेंक्रियाज जो मानव में पेंक्रियाज होता है इससे जो 4 हार्मोन निकलते हैं, जो 4 हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोन के जो नाम है, एक तो ग्लूकागॉन निकलता है, दूसरा इंसुलिन निकलता है, तीसरा जो है सोमैटोटॉसिस निकलता है, सोमैटोटॉसिन। और जो चौथा होता है ये पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है ये भी निकलता है। ये सारे हार्मोन जो है पेंक्रियाज से निकलते हैं। तो जो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है। डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता। बाकी ये तीनों हार्मोन जो है ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, गुणसूत्रों में क्रोमेटेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम होता है? तो उस बिंदु का जो नाम होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटोमियर है, सेंटोमियर जो उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ पर गुणसूत्र के जो है क्रोमेटेटिस जो है संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है तो उसको क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो गर्भनाल होता है, गर्भनाल के द्वारा जो है बच्चे को मां के रक्त से जो पोषण प्राप्त होता है तो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है, और इसको जो प्लेसेंटा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, प्रोस्टेट ग्रंथ किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथ जो मौजूद होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूत्राशय के नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मौजूद होती है, और जो मूत्र का जो पीला रंग होता है, येलोइश कलर होता है, ये यूरोक्रोम की वजह से जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से जो हार्मोन स्रावित होता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, ये वृषणों से स्रावित होता है और ये एक प्रकार का मेल हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये जो तैयार करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो गर्भाशय जो है बढ़ते भ्रूण के धारण पोषण के लिए अपने आप को हर महीने तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे सिवाय, तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं होगा इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नींद में वृत्त, ये कोई लक्षण नहीं है चिंता विकार वाले व्यक्ति। बाकी ये जो बढ़ी हुई हृदय गति, तेजी से सांस लेना और बेचैनी, ये सारे लक्षण जो चिंता विकार से ग्रस्त व्यक्ति में देखे जाते हैं, तो जो व्यक्ति में नहीं देखा जाता है, ये जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है, उसे कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हिस्टीरिया है, इसको जो हिस्टीरिया कहा जाता है। हिस्टीरिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है, तो उसको जो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो तनाव दिया हुआ, तनाव जो होता है, तनाव एक भावनात्मक विकार है और इसमें जो है व्यक्ति में चिंता के लक्षण देखे जाते हैं और इसमें खुशमिजाजी की कमी देखी जाती है, तो उसको तनाव कहा जाता है। और जो इसका जो यहाँ पे जो कोरिया है, कोरिया जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये अनुवांशिक होता है। तो इसका जो 27 है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है, किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में रहता है? तो जो HIV पॉजिटिव सबसे संक्रामक अवस्था में रहता है, यह जो अवस्था होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो विंडो पीरियड्स होता है, विंडो पीरियड जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में होता है। आगे देखते हैं। आगे जो है, एड्स जो है एक वायरस होता है। एड्स एक वायरस होता है जो मूलतः HIV संक्रमण के चार चरण होते हैं। जो एड्स के लिए जो इसके लिए जो चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसका जो पहला चरण होता है, जो विंडो पीरियड जो होता है, ये तीव्र संक्रमण का चरण होता है। और इस चरण में ये जो चरण का जो पहला चरण होता है, इस चरण में जो है HIV एड्स जो फैलने के सबसे अधिक चांस रहते हैं, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी नॉर्मल व्यक्ति में जाता है, तो वो ये उसका जो है प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? जो आवश्यक माध्यम होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय माध्यम जो है ये होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसमें आगे। जो कोशिकाएं होती, कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और कोशिकाएं क्रियाएं जो हमारे शरीर के लिए सभी ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, तथा जो कोशिकाएं हैं मेटाबॉलिज्म तथा अन्य क्रियाओं में भी योगदान करती है। तो इनका जो माध्यम होता है, इनका माध्यम जो है क्षारीय माध्यम में अधिक कार्य करती है, तो इनका जो माध्यम होता है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, श्वसन एसिडोसिस के विकास में इनमें से कौन सी अवस्था का योगदान होता है? तो इसमें जो अवस्था का योगदान होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो अतिवातनता है, अतिवातनता को जो है हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो फेफड़े हैं शरीर से विभिन्न भागों में उत्पन्न जो अत्यधिक CO2 होती है, इसको शरीर से बाहर नहीं कर पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, CO2 जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े होने के कारण जो है, जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर, जो हमारे शरीर का जो रुधिर होता है, शरीर के दूसरे द्रव्यों का pH मान कम कर देता है। और जब pH मान जो कम हो जाता है, तो जो ब्लड में है, जो ब्लड जो है एसिडिक नेचर का हो जाता है, जिसके कारण जो सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसी को जो कहा जाता है श्वसन एसिडोसिस कहा जाता है। जब ब्लड में जो है एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को जो कहा जाता है श्वसन एसिडोसिस कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियों के गुण हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो बीमारियां हैं वंशानुगत बीमारियां हैं, जो इनके जो गुण होते हैं जो होते हैं एक्स सहलंगन जो इनके गुण होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब ग्लूकेगॉन की कमी हो जाती है, तो इसकी कमी की वजह से जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका देखते हैं। गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो जो गलसुआ वायरल ये जो मम्स एक रोग है, ये वायरल रोग है, तो ये कहाँ सूजन पैदा करता है, इसके बारे में बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कर्णपूर ग्रंथि होती हैं, जिनको पायराइटाइड ग्लैंड कहा जाता है, इनमें सूजन पैदा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो मम्स के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, इसका जो नाम होता है MMR वैक्सीन होता है, ये दी जाती है। तो आप लोग इसके MMR का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वर फीवर क्या है? जो ज्वर फीवर क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रक्त कणिकाओं की सूजन जो है, इस सूजन की कंडीशन को जो कहा जाता है फीवर कहा जाता है। और जो इसमें देखते हैं, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो होती है, इस कंडीशन को जो कहा जाता है फीवर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो है, एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, इसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिनमें आवश्यक मात्रा में है। तो क्या है, तो इसके बारे में बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये इसमें होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये जो वाहक है, ये मलेरिया का वाहक है। तो इसका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो डेंगू है, डेंगू को जो फैलाता है, ये एडीज मच्छर जो होता है, एडीज मच्छर जो है वो डेंगू को फैलाता है। तो जो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मलेरिया है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 जो है, कैडमिनियम प्रदूषण किससे समृद्ध है? जो कैडमिनियम का प्रदूषण है, इसका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जो कैडमिनियम का जो प्रदूषण होता है, इससे जो बीमारी होती है इटाई इससे बीमारी होती है। और जो यहाँ पे जो मिनीमाटा है, जो मिनीमाटा जो रोग है, ये जो रोग फैलता है, ये जो पारे के द्वारा फैलता है। पारे को जो कहा जाता है एचजी जो इसका जो साइंटिफिक फार्मूला है, एचजी जो है पारा को कहा जाता है। तो पारे से जो होता है मिनीमाटा रोग होता है। और जो कैडमिनियम जो यहाँ पे है, इससे इटाई रोग होता है। और जो यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया वो होता है जब बच्चे में पढ़ने में कोई विकार आता है, जब वो किसी अक्षर को सही से पढ़ नहीं पाता है, तो उसमें जो है डिसलेक्सिया होता है। और जो ब्लैकफुट है, ब्लैकफुट ये जो है ये कवक के द्वारा होता है ब्लैकफुट। तो जो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। मनुष्य नेत्र की मोतिया बिंदु की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो जो मोतिया बिंदु होता है, इसमें जो शल्य चिकित्सक जो हटाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। ये मोतिया बिंदु में जो लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाया जाता है। और जो यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना जो है हमारी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना पे बनता है। और इसमें कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा अंग है, जो मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जो एक कैमरे की रील बहुत व्यवहार करता है। तो यह उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, उसको रेटिना कहा जाता है। तो रेटिना जो है, रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में बनता है। और जो ये 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो H5N1 जो है, इसको जो एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। और इसे बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है, पुरुषों में जो है मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग हो जाता है? तो मरकरी की विषाक्तता से जो रोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो मिनी माता रोग है, ये मरकरी के कारण जो रोग होता है। मरकरी को जो एचजी से लिखा जाता है मरकरी को। तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो इटाई है, इटाई जो होता है कैडमिनियम की वजह से होता है। और जो ब्लैक लंग्स है, ब्लैक लंग्स जो है, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। और जो लोग लंबे समय तक कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनमें ये रोग अधिकतम देखा जाता है, जिसको ब्लैक लंग्स कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो है एर्सेनिकोसिस जो है, ये जो रोग होता है जब आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, तो उसकी वजह से ये रोग होता है। तो जो 40 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, वो ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन जो है, मानव शरीर में करीब 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रतौंधी जो होती है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। और जो यहाँ पे जो बालों का झड़ना है, जो बालों का झड़ना होता है, ये विटामिन बी टू या विटामिन बी सेवन की कमी की वजह से जो बाल झड़ते हैं। और जो ये पेचिस है, जो ये और यहाँ पे जो पेचिस है, पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण से जो पेचिस होता है। और ये जो प्रोटोजोआ होता है, ये हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है, और जिसकी वजह से जो पेचिस होता है। तो इसका जो पेचिस जो है, ये एंट अमीबा की वजह से होता है। तो जो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का जो नाम है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो राइबोफ्लोविन जो है बी टू का रासायनिक नाम है। और देखते हैं यहाँ पे जो बाकी विटामिन है, इनके रासायनिक नाम भी देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं विटामिन का कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम देखते हैं। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी1 का जो नाम है थायमिन, विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है। बी2 का जो साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन, जो है बी2 का साइंटिफिक नेम है। विटामिन बी3 का जो नाम है, बी3 को जो है नियासिन और इसको निकोटिक एसिड भी कहा जाता है बी3 को। और बी5 को जो है पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है। बी6 को जो है पैराडॉक्सिक एसिड कहा जाता है, ये यहाँ पे एसिड है, पैराडॉक्सिक एसिड कहा जाता है। और बी7 जो होता है बायोटिन जो है बी7 को कहा जाता है। बी9 विटामिन जो है, इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। और बी12 जो है, इसको कोबालामिन इसको जो कहा जाता है, कोबालामिन इसको कहा जाता है। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है, इसको कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। और जो विटामिन ई है, इसका जो साइंटिफिक नेम है टेकोफेरॉल, जो इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का। तो ये सारी विटामिन इनके आप लोग नाम याद कर लीजिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम एक या दो जरूर आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थ के परीक्षण या प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन क्या है? तो जो खाद्य पदार्थ का जो प्रिजर्वेशन करते हैं, इसमें जो प्रयोग करने में के जो रसायन का प्रयोग करते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम बेंजोनेट जो है, इसका प्रयोग करते हैं जो खाद्य पदार्थ को प्रिजर्वेशन करने के लिए। और जो इसका जो साइंटिफिक जो केमिकल फार्मूला है, वो है C7H5NaO2 जो है इसका साइंटिफिक फार्मूला है। और जो यहाँ पे जो कास्टिक सोडा जो रासायनिक केमिकल फार्मूला है, NaOH जो है कास्टिक सोडा को कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, जिसको नमक कहा जाता है, ये इसका फार्मूला होता है NaCl, इसका फार्मूला होता है। और जो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो कहा जाता है, ये जो खाने का सोडा होता है, खाने के सोडे को जो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है, इसका ऑप्शन डी ए करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स और अस्थि जो है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेरी जो है, ये विटामिन बी1 की कमी की वजह से जो है बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? जो टेबल शर्करा है, ये एक प्रकार का ग्लूकोज है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो टेबल शर्करा है, ये एक प्रकार का ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो यहाँ पे जो फ्रक्टोज जो है, ये जो है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा माना जाता है फ्रक्टोज को। और जो फ्रक्टोज पाया जाता है, ये जो शहद में जो फ्रक्टोज पाया जाता है, तो जो फ्रक्टोज है, ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। तो जो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, वो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो टेबल शर्करा है, ग्लूकोज को जो टेबल शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 जो है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो लौह तत्व से जो सबसे भरपूर जो खाद्य पदार्थ है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सेब है, सेब में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो सेब जो है ये आयरन से भरपूर है। और यहाँ पे जो गेहूँ है, जो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है गेहूँ में। और जो यहाँ पे जो संतरा है, संतरे में जो विटामिन सी जो है, ये संतरे में सबसे ज़्यादा होता है। और जो दालें जो हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो जो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 जो है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन है। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से जो ईसीजी में परिवर्तन होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एसटी खंड है, इसमें उभार आ जाता है जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 जो है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है? तो जो ऑक्सीकृत रक्त जो प्राप्त करता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो बायां आलिंद है, ये जो है ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर का क्वेश्चन जो है, शरीर का परिवहन तंत्र है, हमारे शरीर का जो परिवहन तंत्र होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हृदय वाहिकी तंत्र जो है, इसको जो शरीर का परिवहन तंत्र कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये थे इस टेस्ट में कुल 50 क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे। और तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका जवाब दीजिए, जिससे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे जो वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।